हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वोल्गा रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कुशियारा रिवर को लेकर के। तो कुशियारा रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, बराक रिवर टू पार्ट्स में, टू ब्रांच में डिवाइड होती है। एक ब्रांच है सुरमा और एक ब्रांच है कुशियारा रिवर। अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर, और कुशियारा रिवर में जो वाटर का फ्लो है जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही कंट्री को बेनिफिट मिल सके, इसके लिए इसको लेकर के एक डिस्कशन, एक एग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से कुशियारा रिवर जो है वो न्यूज में बनी हुई है। हम देखें कि बराक रिवर जो है वो टू ब्रांच में डिवाइड होती है। मींस कुशियारा रिवर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर के रूप में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फ्लो करती है, और इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसका फॉर्मेशन भी करती है। पहले देखने को मिलता था कि बराक रिवर का जो मैक्सिमम पार्ट है वाटर का वो सूरमा रिवर में फ्लो करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वाटर के फ्लो में कुछ डाइवर्जेंस देखने को मिला है और मैक्सिमम पार्ट जो है वो कुशियारा रिवर में फ्लो करता है, जिसकी वजह से कुशियारा रिवर का वो रीजन जो बांग्लादेश वाले एरिया में एक तरीके से फॉल करता है, वहां पर फ्लड जैसी सिचुएशन भी देखने को मिली। तो इसी तरीके से कि कुशियारा रिवर का जो मैक्सिमम वाटर जो एक इश्यू क्रिएट कर रहा है बांग्लादेश में, उसको भी हम सोल्व कर सके, और सोल्व करने के लिए जो भी प्रोसीजर, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो लगभग 54 रिवर जो है वो वाटर शेयर करती हैं, और इनको लेकर के लगभग बहुत सारी, सबसे पहले 1996 में गंगा रिवर के वाटर को लेकर के एक ट्रीटी साइन हुई थी लगभग 30 साल के लिए। अब 2026 में इसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट रिवर हैं जैसे कि फेनी रिवर हो गई, तीस्ता रिवर हो गई, और अभी प्रेजेंट टाइम में कुशियारा रिवर को लेकर के तो रिजल्ट निकल करके आया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तीस्ता रिवर, जिसको लेकर के लगभग 2011 से ये जो इशू है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो स्टेट जो है वो इसका अपोज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की इंडिया विजिट में आने से ये न्यूज़ में रही। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन सभी के बारे में हमें बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें हमारे जो मेंटोर हैं वो डेली बेसिस पर आपको टारगेट प्रोवाइड करवाते हैं। टारगेट में आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही पार्ट को कवर करवाया जाता है। साथ ही साथ फोकस इस तरीके से किया जाता है कि आपके सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड किया जा सके कि प्रीलिम से पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपका जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाए। टाइम टू टाइम हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को रेगुलर कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि 2023 के टारगेट को अचीव करने में प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर। आप सभी को पता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, और इसमें इंडिया जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, ईरान भी पार्टिसिपेट करेगा, रशिया, चाइना, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इस आर्टिकल में एक बात रखी गई है कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हो सकता है कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो रिजल्ट आना चाहिए। तो देखो कंक्लूसिव वे में सभी जो कंट्री जो इसके मेंबर्स हैं या फिर जो भी इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं उन सभी को जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया जाएगा, उन सभी कंट्रीज में कुछ ना कुछ डिस्कशन तो होगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे एनर्जी पॉइंट्स है, क्लाइमेट चेंज पॉइंट्स है, टेररिज्म एक इशू है, बॉर्डर रिलेशंस को मेंटेन करना एक इशू है। तो इन सभी को लेकर के डिस्कशन तो होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया और ईरान जो है वो अपने बायलैटरल रिलेशंस को मेंटेन करने की भी कोशिश करेंगी। तो ये पहली बार होगा कि ईरान के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम रेजी, उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर और ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो आपस में
मिलेंगे। ईरान जो है वो अर्ज कर सकता है इंडिया के साथ में कि जो भी हमारे साथ में 2018-19 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे ईरान के ऊपर कि एक जो ऑयल है उसको लेकर के यहाँ पर कोई भी ट्रेड रिलेशन जो है वो अदर कंट्रीज मेंटेन नहीं करेगा, ऐसा यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे। और तब से जो इंडिया जो है वो ईरान के साथ में अपने ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन किए नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ईरान जो है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज ने भरपूर अपनी कोशिश की कि इंडिया और भी अदर कंट्रीज जो हैं वो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगा रहे हैं उसमें हमारी हेल्प करें और हमारा साथ दें, लेकिन इंडिया ने अपने लेवल पर अपने जो रिलेशन हैं उनको मेंटेन करने की यहाँ पर कोशिश की। तो इस आर्टिकल में भी ये बताया गया है कि यहाँ पर ईरान जो है वो इंडिया को एक तरीके से अपने रिलेशन मेंटेन करने की बात कर सकता है कि अदर कंट्रीज से हम अपने रिलेशंस को क्या नहीं करें, एक तरीके से इन्फ्लुएंस ना करें। दूसरा, यहाँ पर चाहबार पोर्ट को भी डेवलप करने की बात की जा सकती है कि चाहबार पोर्ट जो है जिसके ऊपर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है ताकि चाहबार पोर्ट के थ्रू इंडिया जो है वो अपनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक अपनी रीच बना सके, तो उस चाहबार पोर्ट को भी दोबारा से डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो भी टारगेट्स हैं इनको अचीव करने में एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये भी रहेगी कि अगर इन सभी को सोल्व कर लिया जाता है तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसमें भी उसके भी लिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। और चाहबार पोर्ट का जो शाहिद बहिस्ता टर्मिनल जो है जो इंडिया के द्वारा रन किया जा रहा है इसको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया जा सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन होगा। अब हम यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम रही और किन की वजह से ये सारे इश्यू देखने को मिले थे। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाने की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि ईरान और वेस्टर्न एशिया वाले पार्ट में अगर हम देखें तो ईरान और अदर कंट्री जो है वेस्टर्न एशिया में उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ है। तो यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि वो जो न्यूक्लियर वेपन जो हैं उनको डेवलप ना कर सके, या फिर ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टोर कर ले और जब चाहे फिर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना ले, ताकि अदर कंट्रीज को एक थ्रेट देखने को ना मिले। तो इन्हीं पॉइंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 2013 से 2015 के बीच में एक डिस्कशन चलता है ईरान के साथ में, और जिसमें P5+1 जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। P5 की अगर हम बात करें तो ये परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, जिसमें है चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएस। ओके, और ये +1 जो है ये जर्मनी कंट्री है। तो इन सभी ने ईरान के साथ में मिलकर के डिस्कशन किया और 2015 में फिर एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं JCPOA एग्रीमेंट, या फिर इसको बोलते हैं ईरान डील के नाम से भी इसको जानते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें डिसाइड किया गया कि ईरान जो है इस एग्रीमेंट के थ्रू इस तरीके से एग्री हुआ कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या नहीं करेंगे, एक तरीके से स्टोर नहीं करेंगे, उनको एक तरीके से डेवलप करने की कोशिश ना करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में ईरान जो है वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना बना पाई। दूसरा, यहाँ पर ईरान इस बात के ऊपर भी एग्री करता है कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो टाइम टू टाइम हमारे जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनकी विजिट करके इस चीज़ को इंश्योर करे, और उसके लिए अलाउ किया ईरान ने कि ये आ सकती है एजेंसी ईरान वाले रीजन में और रिव्यू कर सकती है। लेकिन 2015 में ये एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन 2018 में वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था बराक ओबामा के टेन्योर के टाइम में। 2018 के टाइम में 2016 से 2020 तक यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस एग्रीमेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। उनका ये मानना होता है कि ईरान को लेकर के जो सैंक्शंस की जो बात की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट सैंक्शन जो हैं वो हमें ईरान के ऊपर लगाए जाने चाहिए। तो इस तरीके से ईरान के इस एग्रीमेंट से, जिसमें अदर कंट्रीज भी शामिल थे, वो पीछे हो जाते हैं। वैसे इस एग्रीमेंट को
लेकर के वेस्टर्न एशियन कंट्रीज ने ये भी आरोप लगाया, जैसे सऊदी अरेबिया, इजराइल, कि इनको इसमें शामिल नहीं किया गया। वेस्ट एशिया वाले रीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन इसमें वेस्ट एशिया के कोई भी कंट्री शामिल नहीं थे। अब ईरान जो है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई, JCPOA एग्रीमेंट जो है उससे विड्रॉ कर लिया यूएस ने। तो ईरान ने पहले तो अपनी तरफ से कोशिश की कि दोबारा से इस एग्रीमेंट को साइन किया जाए, लेकिन फिर ईरान जो है वो भी अपने यहाँ पर जो भी वेपन्स के डेवलपमेंट के लिए फोकस करने लग गया। अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर यूएस के नए प्रेसिडेंट बनते हैं 2020-21 में, मिस्टर बाइडेन। और बाइडेन जो है जैसे ही वो एज ए प्रेसिडेंट के रूप में सामने आई यूएस के, उन्होंने डिस्कशन दोबारा से स्टार्ट करवाया। हालांकि यूएस जो है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने ऑस्ट्रिया में ये सारा डिस्कशन किया, और अभी ये बोला जा रहा है कि जल्दी इसके ऊपर जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि 2018-19 के टाइम में जब विड्रॉ किया यूएस ने, तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि कोई भी कंट्री जो है वो ईरान के साथ में ट्रेड रिलेशन मेंटेन ना करे। अगर रिलेशन मेंटेन किए जाएंगे तो उनके ऊपर यूएस जो है वो सैंक्शन लगाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर ऑयल का जो इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा वो भी काफ़ी ज़्यादा बैन हो गया था। तो दोबारा से अभी ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो विजिट करेंगे अभी इस SCO एग्रीमेंट के SCO ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के टाइम में। तो डिस्कशन कर सकते हैं कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तब भी आपने रशिया के साथ में जो भी अपने रिलेशन है उनको मेंटेन रखा, तो क्यों ना आप हमारे साथ में ईरान के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन रखो, ताकि दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट मिले और जो भी हमारे अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी बेनिफिट देखने को मिले। तो ये तो हमने डिस्कस किया किसके बारे में, ये तो हमने डिस्कस किया कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस है वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं ना सिर्फ ईरान को बल्कि अदर कंट्रीज को। अब हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है उसके बारे में, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इसमें क्या कोशिश की गई कि जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज हैं उनको आपस में क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर मॉस्को से इंडिया का जो मुंबई पोर्ट है उसको कनेक्टिविटी देने की कोशिश की जा रही है इस प्रोजेक्ट के तहत। और एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें वाटर वाला एरिया, रेल वाला एरिया, रोड, इन सभी रूट्स को कवर किया जाएगा। अभी अगर हम ट्रेडिशनल पॉइंट देखें या स्टैंडर्ड रूट देखें तो इस तरीके से बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, सेल्टिक सी, मेडिटेरियन सी, इन सभी को फॉलो करते हुए जो ट्रेड है वो कंप्लीट किया जाता है। तो अगर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये इसको अच्छे तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया, तो अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ सर्वे जो है उस रिपोर्ट में सामने आया है कि ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो 30% चीपर गिरेगा और 40% जो है वो शॉर्टर रहेगा इस ट्रेडिशनल रूट से। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो चाहबार पोर्ट है उसको भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है। तो अगर ईरान के साथ में रिलेशन मेंटेन अच्छे से रहे तो यहाँ पर चाहबार पोर्ट का जो डेवलपमेंट किया है इंडिया ने, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया करेगा इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर पहले ट्रेडिशनल जो पॉइंट है जिसमें स्वेज कैनाल के थ्रू जो है वो ट्रेड किया जाता था, उसी को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है और डायरेक्टली कनेक्टिविटी जो है वो कोशिश की जा रही है। अब ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्यों बोला जा रहा है कि एक तरीके से एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर नॉर्थ से साउथ जो है उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने 86 पार्टी जो है उनको डिलिस्ट किया है और 253 इनएक्टिव जो पार्टीज हैं उनके ऊपर भी उनको भी इनएक्टिव के रूप में डिक्लेयर किया है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने 86 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को डिलिस्ट किया है। तो रजिस्टर्ड क्या होती हैं, वो पार्टीज जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अनरिकॉग्नाइज्ड क्या होती हैं कि कोई भी पार्टी जो है वो किसी भी इलेक्शन में इस तरीके की इस लेवल का जो वोटिंग शेयर है, वोट शेयर है, वो नहीं गेन कर पाई कि वो अपने आप को एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, मतलब एक स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी के रूप में अपने आप को रिकॉग्निशन दिलवा सकी। तो ये होती हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज और रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज में मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। एक तरीके से स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इलेक्शन का जब टाइम होता है उस टाइम बहुत सारे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलते हैं जो भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है एज ए नेशनल पार्टी या फिर एज ए स्टेट पार्टी।
नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है इंडिया और चाइना के बीच में। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ईस्टर्न लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें इंडिया और चाइना को लेकर के इशू है। तो उनमें से जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है उसमें जो इंडिया और चाइना दोनों ही अपने जो भी ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी एचसीओ की जो मीटिंग हो रही है इसमें सभी कंट्री जो हैं वो बॉर्डर रिलेशन को लेकर के भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि डिसंगेजमेंट प्रोसीजर तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था, लेकिन चाइना ने हो सकता है कि इन सारे पॉइंट्स पर अपने आप को क्लीन तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर काम किया हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है अभी ये जो एचसीओ की मीटिंग है इसी के बारे में, और राइटर है सुहासिनी हैदर। उन्होंने बोला है कि देखो 2 साल से वर्चुअली मीटिंग हो रही थी एचसीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और अभी भी वर्चुअली मीटिंग हो सकती थी क्योंकि रशिया यूक्रेन इश्यू चल रहा है, पाकिस्तान में हम फ्लड जैसी सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्चुअली जो मीटिंग है वो देखने को नहीं मिली। और इस पे अगर हम बात करें तो दोबारा से एक तरीके से लाइव यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात की गई है कि किस तरीके से हम बात करें कि अदर कंट्रीज जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गेस्ट कंट्रीज है आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की एंड तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान जो है, जिसमें ईरान जो है वो इस साल मेंबर बन जाएगा एचसीओ का। अफगानिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया है। 15 लीडर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 8 मेंबर स्टेट्स जो हैं जिसमें 4 जो हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। इसके अलावा चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और रशिया हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स के रूप में ये है, जिसमें ईरान जो है वो परमानेंट मेंबर बन जाएगा, मतलब 9 मेंबर हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ये जो मीटिंग है, ये जो समिट है, वो जैसे ही स्टार्ट होगी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। इसमें स्पेसिफिक इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपने एक बैलेंस बनाने का यहाँ पर काम करेगी। इसमें इंडिया की जो मेंबरशिप है और ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, इसके अलावा देखो प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है ना उसको एक तरीके से बैलेंस करने की यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की गई है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया प्रेजेंट टाइम में अदर ग्रुप्स का मेंबर है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक तरफ इंडिया जो है वो क्वेड ग्रुप का मेंबर भी बना हुआ है, क्वेड ग्रुप की लेकर के मीटिंग भी चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया एचसीओ का मेंबर है, और भी I2U2 जो नया एक इनिशिएटिव है इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई का, उसमें भी इंडिया मेंबर है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसकी अभी मीटिंग हुई थी यूएस में, उसमें भी इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि इंडिया अपना जो बैलेंस है उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक्स्ट्रा जो इनपुट है वो देने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, इंडिया जो है वो रशिया के साथ में वोस्टक जो आर्मी एक्सरसाइज है उसमें चाइना के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एचसीओ रेड्स और द रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी होस्ट करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ में मिलकर के पिच ब्लैक एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी जो है वो यूएस के साथ में युद्ध अभ्यास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले एरिया में नेक्स्ट मंथ में जो है वो ये जो आर्मी की जो एक्सरसाइज है वो यूएस के साथ में कंडक्ट होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वेन डायग्राम में, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया प्रेजेंट टाइम में वो कंट्री है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरसेक्शंस का फॉर्मेशन कर रहा है और एक तरीके से अदर ग्रुप में अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो बैलेंस की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सारे कंट्रीज़ के लिए, ना सिर्फ इन कंट्रीज़ के लिए बल्कि अगर हम बात करें तो इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है प्रेजेंट टाइम में जो भी इशू हैं उन सभी को लेकर के। यहाँ पर रशिया को लेकर के इंडिया का स्टेटमेंट हमेशा से रहा कि रशिया के साथ में अपने रिलेशन जो है वो इंडिया ने मेंटेन करने की कोशिश की। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर के इंडिया ने बैलेंस पॉलिसी को फॉलो किया। तो यहाँ पर जो इंडिया का जो एक तरीके से जो स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत सारे अदर ग्रुप्स में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अभी पोर्ट्स वाले एरिया को लेकर के जो हमारा बिल था उसको डिसमिस करके नया बिल लाने की कोशिश की गई है। तो 2022 का जो बिल है इसको लेकर के जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि 1908 का जो इंडियन पोर्ट्स एक्ट है उसको एक तरीके से रिप्लेस करने की ये कोशिश करेगा और यहाँ पर
इस आर्टिकल में राइटर का ये बोलना है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 2021 से कंपैरिजन करें तो 2022 के इस बिल में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 212 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। मैक्सिमम जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो एक तरीके से स्मॉल फिशिंग हार्बर्स हैं और एक तरीके से जो इंटरनेशनल शिपिंग है उसको केटर करने की कोशिश करते हैं। मेजर पोर्ट्स जो हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में आ गए। नॉन मेजर पोर्ट्स जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में हैं और इसके एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको लेकर के काम करती है, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स के ऊपर जो सेंटर है वो यहाँ पर ओवरराइड करती है कंकरेंट लिस्ट। तो 2021 का जो बिल जो लाया गया था उसमें बहुत सारे इश्यूज थे जो स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में जो इशू है उनको यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की गई। तो इस आर्टिकल में राइटर का ये बोलना है कि जो भी इशू हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में उनको हमें सोल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। पोर्ट्स वाले एरिया में जो स्मॉल पोर्ट्स हैं उनको लेकर के सेंटर जो अपने ओवरराइड करने की कोशिश करता है उसको खत्म करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो इन सारे पोर्ट्स को रिव्यू कर सके और एक तरीके से सेंट्रल और स्टेट का जो बैलेंस है वो भी बन सके। कुछ अदर पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है जहां पर स्टेट्स को जो है वो पावर दी जा सकती है। मैक्सिमम इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने अंडर करने की हर चीज़ को कोशिश कर रही है, जिसको लेकर के स्टेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उन्होंने अपनी तरफ से बार बार रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश की है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है उसको यूनिटी लेवल पर ले जाने की कोशिश जो की जा रही है वो गलत है और स्टेट्स के जो पावर हैं उनको हमें इंश्योर की जाना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि 2011 की, यहाँ देखिए 2021 में अगर हम देखें तो हमारी इंडियन प्रिजन जो है उसमें शेड्यूल कास्ट की, मतलब जितने भी एक तरीके से डिटेंशन में जो लोग हैं उसमें से शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो 23 पार्ट जो हैं वो इसका बनाते हैं। और अगर हम 2011 की पॉपुलेशन के बेसिस पर देखें तो टोटल हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 16.6% पार्ट जो है वो ही शेड्यूल कास्ट बनाती है। तो जो हमारी प्रिजनर्स जो हैं उनके 4 टाइप हैं। एक तो कन्विक्ट्स हैं जिन्होंने कोई भी क्राइम किया फिर कोर्ट के द्वारा उनको सेंटेंस कर दिया गया। अंडर ट्रायल जो हैं जिनके ऊपर अभी केस की सुनवाई चल रही है। नेक्स्ट वो लोग हैं जिनको, यहाँ देखिए अंडर ट्रायल्स हो गए। फिर है डिटेन्यूज, वो पीपल जिनको लॉफुली जो है वो कस्टडी में रखा गया है। तो ये डिटेंशन में जिन लोगों को रखा गया है उनमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनकी शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में और यहाँ पर गुजरात को लेकर के कुछ डाटा दे रखे हैं कि दोनों स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो कंपैरिजन करें स्टेट की पॉपुलेशन से तो काफ़ी ज़्यादा कम है, 20% पार्ट ही है। लेकिन अगर हम डिटेन्यूज में देखें तो पार्टिसिपेशन शेड्यूल कास्ट का इन स्टेट्स में 30% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे इंडिया में, जो यहाँ पर देखिए तो देखो जो रबर के जो प्राइस हैं वो इंडिया में गिर रहे हैं। इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि जो रबर प्रोड्यूसर हैं अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन इशू की वजह से और एनर्जी क्राइसिस होने की वजह से ये जो रबर के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं। और चाइना जिसमें काफ़ी ज़्यादा कम डिमांड दिखाई दे रही है रबर को लेकर के। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो रबर जो है वो इंडिया काफ़ी कंपैरिजन करें इंपोर्ट से तो एक्सपोर्ट जो है वो कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। मतलब जो फाइनलाइज जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर हम फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं रबर के उनको ज़्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इश्यूज हैं इंडियन रबर प्रोड्यूसर्स को लेकर के वो इशू ये है कि एक MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाए, जिसको लेकर के ये डिस्कशन किया जाए कि जो भी इशू होंगे लेकिन मिनिमम इस प्राइस के ऊपर जो रबर है उसको खरीदा ही जाएगा। तो डिमांड कम होने की वजह से प्रेजेंट टाइम में फॉल देखने को मिल रहा है उसके प्राइस में और इसकी वजह से जो भी प्रोड्यूसर हैं वो उनकी लाइफ इफेक्ट हो रही है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया ताकि एक मिनिमम जो प्राइस है वो दिया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि जो भी इसका प्रोडक्शन कर रहा है उनको काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर विंडफॉल टैक्स को समझाया गया है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है?
देखो बहुत बार सिचुएशन इस तरीके की होती है कि कभी कभी कुछ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से जो एनर्जी प्राइस राइज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो इसकी वजह से कुछ कंपनी जो होती हैं उनको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस तरीके का टैक्स स्टार्ट किया है कि इन कंपनीज को अगर कुछ इस तरीके की अचानक से सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है और उसमें इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है, तो उस एक्स्ट्रा बेनिफिट में जो कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए, और इसी को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। कि अचानक से परिस्थितियां बदली और परिस्थितियां बदलने से अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी कंपनीज को हो रहा है तो उन सभी में, मतलब रेगुलर बेनिफिट हो रहा है उसको नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट अचानक से सडनली कुछ चेंज हुआ और उसकी वजह से एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिला, तो उसकी वजह से जो बेनिफिट हुआ उसमें जो टैक्स है वो स्टार्ट किया गया, उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। देखो इकोनॉमी में इसी तरीके की टर्मिनोलॉजी जो होती है उसको लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी एक ऐसा पार्ट है जिसमें, और एनवायरमेंट वाला रीजन, इसमें अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो भी करंट अफेयर्स में जो भी टर्म न्यूज़ में रहे उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको होनी चाहिए। ये जो आर्टिकल है इसमें 103 मतलब EWS जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बात की गई है। पिटीशन डाली गई थी, पिटीशन में क्वेश्चनिंग किया गया है। इसमें बताया गया है कि देखो इकोनॉमी के बेसिस पर यहाँ पर रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये चीज़ तो गलत है। गलत कैसे है? गलत इस तरीके से है कि मान लो कोई पर्सन जो है वो जुआ खेल रहा है और जुए में जो है अचानक से वो अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है उसको हार गया, मतलब वो तो पोवर्टी लाइन में आ गया। पोवर्टी लाइन में आ गया तो उसको फिर आप रिजर्वेशन दे दोगे क्या? मतलब उस पर्सन ने फुलिशनेस तरीके से अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको गंवा दी और फिर उसको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके के आर्ग्यूमेंट किए गए कि इंदिरा साहनी केस में क्लियरली बोला गया था कि इकोनॉमी बेसिस पर, सिर्फ एक इकोनॉमी बेसिस पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल बायस्ड होकर के या पॉलिटिकल अपनी जो भी पॉइंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को रखा गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि वो कास्ट जो काफ़ी लंबे टाइम से एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में जिनको काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करने पड़ रहे थे, उन्हीं को लेकर के रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन इकोनॉमी बेसिस पर। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें बोला गया है कि लास्ट 1 ईयर की जो इनकम है वो आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो हमारे इंडिया में तो अगर हम देखें ना तो टैक्स जो है वो ओनली 5 to 6% जो लोग हैं वही टैक्स पे करते हैं। तो किसी की इनकम को काउंट करना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है, आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। तो किस बेसिस पर आप जो है वो डिसीजन ले पाओगे कि इनकी 8 लाख इनकम है या नहीं है? तो इसके जो क्राइटेरिया है वो एक तरीके से तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तभी जा करके इस तरीके का रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि 2023 में G20 की जो मीटिंग है उसको इंडिया होल्ड करेगा, और यहाँ पर G20 के जो कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट दे रखी है। और G20 जो है वो पूरे वर्ल्ड में 85% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है। 75% इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें भी G20 ग्रुप के जो कंट्रीज़ हैं उनका हाथ है, और यहाँ पर इंडिया जो है वो मेंबर है G20 ग्रुप का। अदर कंट्रीज़ है 19 कंट्रीज़ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में होना चाहिए। अभी क्या है कि इंडिया जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इंडिया जो है इसका प्रेसिडेंट रहेगा G20 ग्रुप का। और यहाँ पर ये बताया गया है कि G20 ग्रुप का जो अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रोइका क्या होता है? करंट, और हमसे पहले और आने वाला। तो आने वाला तो इंडिया है, हमसे पहले जो है इंडोनेशिया रहेगा। करंट इंडोनेशिया अभी होस्ट करेगा इसकी मीटिंग को, और जो है इससे पहले इटली था। लेकिन इंडिया के टाइम में जो ट्रोइका है उसमें इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। तो पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक तरीके से ट्रोइका यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स के लेकर के आने वाले 1 साल के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स करेगा और काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर अटर्नी जनरल को लेकर के। तो हमारे इंडिया के 14 नंबर के जो अटर्नी जनरल रहे थे मुकुल रोहतगी, उनको दोबारा से अटर्नी जनरल बनाया जाएगा। अभी जो है के वेणुगोपाल है 15 नंबर के, और 2017 में के वेणुगोपाल को बनाया गया था। फिर बाद में उनका जो टर्म है उसको टाइम टू टाइम एक्सटेंड करते रह गया, ठीक है। और मुकुल रोहतगी को अब दोबारा से अटर्नी जनरल बनाया जाएगा।
मुकुल रोहतगी जो है जब 14 नंबर के अटॉर्नी जनरल रहने के बाद में दोबारा से वो अपने प्राइवेट जो भी प्रैक्टिस होती है लॉ की उसमें वापस लौट गए थे। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, ये सब आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। देखो, जो अटॉर्नी जनरल जो है वो हमारे इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 जो है वो इससे डील करता है। इसी तरीके से स्टेट में भी एडवोकेट जनरल पोस्ट होती है और उससे आर्टिकल 165 में इसके बारे में बताया गया है। जो अटॉर्नी जनरल है इनको एक तरीके से असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर, और प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी इनको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल का रिमूवल का क्या प्रोसीजर होगा इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी क्या टर्म रहेगी इसके बारे में भी फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अटॉर्नी जनरल की कितनी टर्म रहने वाली है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट राइट्स की अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी उसका प्रोसीजर होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट जो है वो उसका राइट इनके पास में नहीं होता है। ये प्राइवेट प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर भी इनके ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अटॉर्नी जनरल को लेकर के, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है इसमें कुछ, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर कुछ मेडिसिन जो हैं उनको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। जब एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में कोई मेडिसिन जो है वो इंक्लूड हो जाती है तो उसकी जो प्राइसिंग है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें 1996 में पहली बार इस तरीके की जो मेडिसिन है उनको इंक्लूड किया गया, फिर टाइम टू टाइम इस लिस्ट को जो है वो अपग्रेड किया जाता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।